हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 28 तारीख से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम 28 को ही है तो उनके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप सब जुट जाइए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पिछले ईयर सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स की पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है, 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या निकालनी है, यानी कि 15 अगर योग है, एक संख्या हम लोग को दे रखी है 7, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये तो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा क्लोज एंडेड है। यहाँ पे 8 डाल देंगे, 8 7 15 हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट लेंगे, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुनी है, यानी अनिल की 7 है, पिता की आयु उससे 5 गुनी है, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 35। तो ये भी हमारा ओपन एंडेड नहीं है, ये भी क्लोज एंडेड है। थर्ड ऑप्शन लेंगे, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, योग दे रखा है 17 और हमको x + y निकालनी है, तो इसके हमारे बहुत से आंसर हो सकते हैं। 8 9 17 हो जाएगा, 10 + 7 17 हो जाएगा, और भी बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारा ओपन एंडेड हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये इसमें राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। कौन सी पहेली अध्यापक ने यूज़ की है कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, यानी कि 5 दहाई है और इकाई कितनी है 4, यानी कि मैं 54 से छोटा हूँ। तो वो जो शिक्षक है वो कक्षा में क्या करना चाहता है, योगात्मक मूल्यांकन कर रहा है, नहीं योगात्मक मूल्यांकन की बात ही नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के एक रास्ता को भंग करना, एक रास्ता की बात भी नहीं हो रही है। स्थानीय मान की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, पर ये बंद सिरे वाला क्वेश्चन है, ये बंद सिरे वाला क्वेश्चन नहीं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा इसमें। ये आधार यानी जो बेस होता है किसी संख्या का, 10 बेस की जो संख्या होती है उनके स्थानीय मान की संकल्पना को बढ़ा रहा है यानी प्रबलित कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो इसमें होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला लेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ बढ़ाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन दे रखा है दृष्टिकरण कौशल को विकसित करना, ठीक है, बच्चों में जो अवलोकन कौशल होता है, दृष्टिकरण कौशल होता है, उसको विकसित करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों के नामों का स्मरण करवाएंगे बच्चों को, तो स्मरण की बात नहीं करते हैं, नेगेटिव वर्ड होता है ये। और सी ऑप्शन दे रखा है दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। दिक् स्थान यानी कि जो हमारी समझ होती है बच्चों में दिक् स्थान समझिए उसको विकसित करने की बात करेगा। तो हमारा ए और सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ए और सी ऑप्शन कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा देखने में अक्षम है, उसको देखने में दिक्कत है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं जियो बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जियो बोर्ड अच्छा होता है, बच्चों को हाथों से समझने में उसको सहायता करेगा। जियोजेब्रा, तो जियोजेब्रा तो आँख जिस बच्चे के पास सही से देखने की क्षमता होगी वही जियोजेब्रा का उपयोग कर पाएगा, तो ये नहीं होगा। गिनतारा, गिनतारा अबेकस, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं अबेकस में क्या होता है कि उंगलियों से गिनते हैं, उसमें जो स्ट्रिप्स पड़ी होती है उनको बच्चे गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और ग्राफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बच्चे नहीं चला पाएंगे जिनकी आंखों में दिक्कत है, तो हमारा ए और जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है या प्रतिबिंबित करता है, यानी कि कोई शिक्षिका है वो ज्यामितीय आकृतियों का शिक्षण करवा रही है अपने बच्चों को, तो वो सोचती है कि ऐतिहासिक स्थान जो हैं हमारे पुराने, उन पे बच्चों को भ्रमण करवा दिया जाए। तो वो जो योजना बना रही है वो उसकी किस सोच को बढ़ावा देगी। तो ऑप्शन दे रखा है सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है या आवश्यक है। तो ये तो बात सही है कि सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, बट ये आवश्यक है ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन देखेंगे, एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अधिक विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा बच्चों को, बट ये बच्चों को गणित की कक्षा से विराम प्राप्त करवाएगा, ये कोई बात नहीं अच्छी है।
ऑप्शन सी देखेंगे, आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि जो भी आकृतियाँ हैं हमारी, जो भी बनी हुई इमारतें हैं या जो भी अन्य आकृतियाँ हैं, उनमें जो वास्तुशिल्प होती है, वास्तुकला होती है, उसका अनिवार्य उसमें चीज़ मिलती है देखने को बच्चों को। और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि जो गणित है हमारी, उसको कक्षा से बाहर के वातावरण से जोड़ने में छात्रों को मदद मिलती है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा करा लिया है और खाली समय देना चाहता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी होगा वही राइट हो जाएगा। तो हम लोग अगला लेंगे। प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। कौन से प्रश्न रख रही है? तो रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों का या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? तो बच्चों से कह रही हैं कि दो बच्चे हैं, रीना और समा, दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाते हैं और उनके पास बहुत सारी जो बैग्स होते हैं उनके बहुत सारी प्राइस रेट की पर्चियाँ होती हैं। तो उनको अवरोही और आरोही क्रम में व्यक्त करना है, तो उनको हेल्प करनी है आपको, अपने बच्चों से शिक्षिका कहती है। तो उसके लिए जो ये दे रखा है कि दिए गए संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो शिक्षिका है वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रही है या क्या उनके अंदर विकसित करना चाहती है, उसके लिए ये जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखना है कौन सा कथन इसके लिए सही है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की अवधारणा सुदृढ़ हो सकती है। तो केवल की बात नहीं कर रहा, आरोही अवरोही ठीक है, बच्चों में अवधारणा तो अच्छी होगी आरोही अवरोही की, बट केवल जहाँ भी वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जानने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर रही है। तो ये हो सकता है, जो आंकड़ों का प्रबंधन एक हमारा होता है वो बच्चों को सिखा रही है और आरोही अवरोही के क्रम को समझा भी रही है साथ ही साथ। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन देखें, गणित का प्रश्न नहीं है, ये गणित का ही प्रश्न है, तो ये भी गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन है, शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। तो ये अगर बचेगी तो बच्चों को समझ ही क्या आएगा, संदर्भ में ही बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो हमारा है यही हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करेगा? ये हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है। तो छात्रों को सूत्र स्मरण करवाएंगे, तो नहीं, रटने की बात नहीं करता है एनसीएफ। कक्षा में केवल शिक्षक केवल वाचक वर्णनकर्ता के रूप में होगा, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारी क्लासेस होती हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, ये अध्यापक केंद्रित नहीं होंगी कक्षाएं, तो ये शिक्षक केंद्रित होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल करेगा। बच्चे को नकल नहीं करवाएंगे, बच्चे को खुद करने देंगे जितना वो खुद कर पाए। और डी ऑप्शन है, छात्रों को अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करने के लिए कहेंगे। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए कौन सा कथन सही है? या बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है? ठीक है, हो सकता है। बी ऑप्शन है, बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। ये कोई बात नहीं कि मानदंड पर जांचेगा। थर्ड ऑप्शन है, यह एक विशेष कौशल प्रक्रिया के होने ना होने के अंकित करता है। नहीं, ये भी कोई विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या ना होने को अंकित करता है। नहीं, ये भी नहीं। और डी ऑप्शन दे रखा है, दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत यानी अभिलेख रखता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा ज़्यादा बेटर है ए से भी, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उसमें बच्चे की प्रतिदिन के लिए जो कार्य कर रहा है उसके रिकॉर्ड्स को रखा जा रहा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो उपाख्यानात्मक जो अभिलेख होते हैं या उपाख्यानात्मक जो रिकॉर्ड होते हैं उनके अंदर बच्चे के प्रतिदिन के जो भी कार्य वो करता है और बच्चे को टीचर ऑब्जर्व करता है, फिर उसके उन रिकॉर्ड्स को उसमें रखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 54 है हमारा। एक कक्षा थर्ड की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से करवाया। तो वह क्या कर रही है? गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने है, तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है।
बी ऑप्शन है गुणन के बहुल औपचारिक कलन विधि का तो उपयोग ही नेगेटिव हो जाता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है बहुत सारा समय नष्ट कर रही है, बच्चे के सामने समय की बात नहीं की जाती है, तो ये समय नष्ट करने की बात ही नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है छात्रों को व्यस्त कर अपने लिए खाली समय प्राप्त करे, तो ये भी नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो अगला लेंगे हम लोग। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों को 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना बाकी है? तो पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, गणन संख्या और एक से एक संगतता। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्ची जो है वो एक एक गेंद करके रख रही है, उंगली रख के सीख रही है, तो उसके अंदर एक से एक संगतता की जो एकाकी संगति है वो विकसित नहीं हुई है। जब वो विकसित हो जाएगी तो बच्ची जो है वो ऐसे ही बिना उंगली रखे ही किसी भी चीज़ को गिनने में सक्षम हो जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। गणित में भ्रांतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, नहीं, बच्चों को व्यस्त रख सकते हैं, पर गैर उदाहरणों में या उदाहरणों में चलो देखते हैं, हो सकता है। अगला ऑप्शन है एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उनको कई बार दोहराना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल करना, तो नहीं, ये भी नहीं। और कलन विधि का दोबारा, कलन विधि तो नेगेटिव होती है, तो इसमें हमारा जो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है वही सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये तीनों ऑप्शन जो है वो नेगेटिव हैं। ए ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन के हिसाब से ए ही ऑप्शन सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। 10+2, 10×2, 10-3, 10 डिवाइड 2। तो सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है, तो बिल्कुल सही है ये। बहुत तरीके की देखिए, पहले ऐड वाली समस्या दी, फिर इनटू दी, फिर डिवाइड वाली दी, फिर माइनस वाली दी, तो इससे बहुत सारी जो समस्याएं दे रही है मिश्रित प्रकार की, तो उससे बच्चों में क्या होगा, समस्या समाधान कौशल का विकास होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है, पॉजिटिव है। बी ऑप्शन देखेंगे, वह विद्यार्थी की भाषा निपुणता का परीक्षण करे, तो भाषा की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। सी ऑप्शन, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है, तो कथन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डायरेक्ट संक्रिया की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कार्य देकर अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करे, तो अनुशासन की भी बात नहीं है यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है समस्या समाधान कौशल, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। तो रोजगार की बात नहीं करेंगे, रोजगार वर्ड ही नेगेटिव होता है। बी ऑप्शन देखेंगे, गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। बच्चों के अंदर तर्कसंगत जो अमूर्त चिंतन की भावना है या क्षमता है वो विकसित करना चाहिए गणित को, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखेंगे, बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने, समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के रूप में देखना चाहिए, ये भी सही है। और डी ऑप्शन हमारा है, गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए, तो कार्यविधिक ज्ञान पर या धारा प्रवाह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी और सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वही दे रखा है, हमारा बी और सी यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हों, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे यादृच्छिक में लिखे गए हैं, इनको आपको स्तरों को अपने क्रम से लगाना है। तो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, पूछे गए कार्य को समझना, ठीक है। समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, ठीक है। आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ठीक है। गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा हमारा समस्या को पढ़ने में सक्षम होगा। जब हम पहले समस्या को समझ पाएंगे तभी तो हम उसके लिए कुछ बना पाएंगे, तो हमारा ए हमारा हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा 3 जगह दे रखा है, बी बी बी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा देखेंगे,
आवश्यक गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। सबसे पहला हमारा हो गया समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, ठीक है। फिर पूछे गए कार्य को समझना, उसके बाद में बी के बाद हमारा ए हो जाएगा, पूछे गए कार्य को समझना, ठीक है। उसके बाद आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, उत्तर को अर्थपूर्ण गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। उसके बाद ये हमारा थर्ड हो जाएगा गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की क्षमता, यानी बी, ए और डी हो जाएगा। उसके बाद में आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ये हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा और ये हमारा 5 नंबर पे आएगा। तो देखते हैं बी ए डी सी ई, बी ए तो ये भी नहीं हो गया, बी ए डी ये भी गलत हो गया, ये हमारा एक बच्चा है बी ए डी सी ई, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा इसमें राइट हो जाएगा, यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए कौन सा वांछनीय नहीं है? तो गणित की कार्यशाला और गोष्ठियों में उपस्थित होना बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना ये भी सही है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्ता नहीं, ज़्यादा वार्ता करेंगे, जितनी उतनी ही प्रगति होगी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और डी ऑप्शन है शिक्षण विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भाग लेना, यानी कि इसमें 3 तो पॉजिटिव हैं और एक ही नेगेटिव है और हमसे नेगेटिव ही पूछा जा रहा है, तो हमारा नेगेटिव और नेगेटिव सेम हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो ऑप्शन सी है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन डाइन सिद्धांत के नियमों में से एक नहीं है? तो डाइन्स के सिद्धांत के जो होते हैं 4 नियम होते हैं। तो पहला तो होता है संरचनात्मक नियम, ठीक है। दूसरा गतिशील नियम भी होता है, ठीक है। उत्क्रमणीयता का नियम नहीं होता है और गतिशील प्रसरणशीलता का नियम भी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी होगा यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नियम होते हैं, उत्क्रमणीयता का नियम नहीं होता है डाइन्स के सिद्धांत में। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला लेंगे। पियाजे के अनुसार संख्या वस्तुओं के बीच बच्चे द्वारा बनाए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे कौन कौन से जो हैं, उनका नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं कि किसी संख्या और वस्तुओं के बीच में जो बच्चे संबंध बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अनुक्रम और पदानुक्रमिक समावेशन कहते हैं, नहीं। अनुक्रम उत्क्रमणीयता कहते हैं, नहीं। क्रमबद्ध पदानुक्रमिक समावेशन ये सही है और क्रमबद्ध संरचना कहते हैं, ये भी नहीं। मैं ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे संबंध बनाते हैं संख्याओं और वस्तुओं के बीच में तो उनको क्रमबद्धता और पदानुक्रमिक समावेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो राइट होगा इसमें। अगला लेंगे। छात्र प्रायः दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण है, यानी कि जो 0.50 है, 0.50 जो है वो 0.5 से बड़ा है, जबकि 0.5 और 0.50 सेम वैल्यू है, क्योंकि इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। इसके जो हम 4-5 और जीरो लगा दें उनका भी कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो 0.5 ही इसको बोलेंगे और ये भी 0.5 ही है। तो यानी कि ये दोनों सेम हैं, बट अगर बच्चों के सामने 0.50 लगा दिया जाए और 0.5 लिख दिया जाए तो बच्चे 0.50 को ज़्यादा ही वैल्यू मानेंगे। तो इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों में? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। दशमलव संख्याओं के लिए पूर्ण संख्या तथ्यों का अधिसामान्यीकरण बिल्कुल सही है। बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारी दशमलव की संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्याओं के साथ सामान्यीकरण कर देते हैं। जैसे कि जो 50 होता है वो 5 से तो बड़ा है, तो बच्चे ये समझते हैं कि अगर 0.50 है तो वो 0.5 से भी बड़ा होगा, जबकि दशमलव संख्या जो होती है वो दशमलव के बाद इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, दशमलव संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं का सामान्यीकरण कर दे रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा वही इसमें राइट हो जाएगा। हमको आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन ही इसमें राइट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और गणना सीखता है? तो इसको तो आपको पता ही होगा, ये हमारा निपुण भारत है। जो हमारी NEP 2020 आई है उसमें इस बात के लिए जिक्र किया गया है कि जो बच्चा है उसको मूलभूत साक्षरता और साथ ही साथ विज्ञान और जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाए। तो इसके लिए हमारा निपुण भारत जो योजना है वो चलाई गई है। अगला हम लोग देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकर्मी मूल्यांकन के लिए सही है? सहकर्मी मूल्यांकन मतलब पीयर रेटिंग, यानी कि जो पीयर के साथ, पीयर जो हमारे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बच्चों के जो दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों का आपस में ही मूल्यांकन करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे सहकर्मी मूल्यांकन। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, छात्रों का मूल्यांकन करना और उनके सहकर्मियों के काम पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे मूल्यांकन करेंगे आपस में एक दूसरे का और प्रतिक्रिया देंगे। बी ऑप्शन, युग्मों का समूह में नहीं किया जा सकता, ये गलत है। योगात्मक मूल्यांकन का उपकरण है, ये भी नहीं है। अधिगम रुचि और वृत्तियों के बारे में बच्चे के मूल्यांकन को संदर्भित करता है, तो ये पीयर मूल्यांकन की बात कर रहा है, रुचि और अभिवृत्ति की बात नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सहपाठी मूल्यांकन है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसमें जो होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, कोण योग विशेषता एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है का परिचय देने के लिए शिक्षक ने छात्रों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के कटआउट प्रदान किए। वह छात्रों से प्रत्येक त्रिभुज के अंतःकोणों को मापने के लिए कहती है। छात्रों ने निष्कर्ष निकाला कि त्रिभुज की आकृति या आकार के निरपेक्ष किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह गतिविधि एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? निरूपण विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का। तो निरूपण का नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारी निगमन विधि होती है उसमें क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है, और जो आगमन विधि होती है उसमें एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो विश्लेषण और निरूपण तो हट गई पहले से ही, इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बच्चों को बहुत सारे त्रिभुजों के कटआउट प्रदान किए जाते हैं और उनके त्रिभुजों से फिर अंतःकोणों को मापने के लिए कहा जाता है। फिर बच्चे मापेंगे, उसके बाद बताएंगे कि सारे जो त्रिभुज हैं उनके अंदर के जो कोण हैं अंतःकोण, उनका योग कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हमारी त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो ये जो बाद में ये निकल के आएगा कि हाँ कोई भी अगर त्रिभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ये आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। इन बच्चों को बहुत सारे त्रिभुज दे दिए हैं, उन बच्चों से कहा कि आप नाप के बताइए इन त्रिभुजों के अंदर के जो कोण हैं अंतःकोण, उनका योग कितना है। बच्चों ने नाप लिया सबका, बता दिया कि हाँ सभी का 180 डिग्री है। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हमें वो फैक्ट पता चला है। तो ये हमारा बच्चों को एग्जाम्पल टू रूल ले जाया गया है, इसलिए जो हमारी ये विधि यहाँ पे यूज़ की गई है वो आगमन विधि यूज़ की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम लोग पहले बच्चों को बता देते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसके बाद में उसको कटआउट देते बच्चे को, कहते कि ठीक है आप नाप के देखो आप, फिर बच्चे मेज़र करते, उनको मेज़र करने के बाद तब बताते कि हाँ सर आप तो सही कह रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो ये जो हमारी विधि कहलाती है ये हमारी निगमन विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें हमने रूल पहले बता दिए बच्चों को, एग्जाम्पल बाद में करवा रहे हैं। और आगमन विधि में एग्जाम्पल पहले करवाते हैं, बाद में बच्चा खुद रूल पे पहुंचता है। तो ये हमारी आगमन विधि कहलाएगी। तो ये जो हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है वही इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेहा एक प्रश्न को हल कर रही थी जिसमें 673 माइनस 257 का घटाव आवश्यक था। उसने कहा कि 257 में 100 जोड़ने पर क्रमशः 357, फिर 457, फिर 557, 657 होता जाएगा अगर 100 जोड़ते जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया कि 257 में 400 जोड़ने पर 657 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 और 57 ऐसे जुड़ जाएगा। अब 657 में 10 जोड़ते जाने पर क्रमशः 667, 677 हो जाएगा। इसलिए 657 में 20 जोड़ने पर 677 हो जाएगा और 677 में 4 घटाने पर 673 हो जाएगा। इसलिए 400 में 20 जोड़कर 4 घटाने पर 416 मिलेगा। इसलिए 676 माइनस 257 कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। तो इसमें से जो विधि जो नेहा है वो किस रणनीति का उपयोग कर रही है अपने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो ऑप्शन ए दे रखा है, दर्शाता है कि नेहा अपने व्यक्तिगत एल्गोरिथम को विकसित करने में योग और घटाव की अपनी वैचारिक समझ का उपयोग कर रही है। तो बिल्कुल सही है, नेहा जो है वो अपनी खुद की सोच का विकास कर रही है, अपनी खुद की सोच से, व्यक्तिगत अपनी सोच से इस जो क्वेश्चन है घटाव वाला जोड़ वाला उसको अपनी सोच से विकसित करके अपने तरीके से उसको हल कर रही है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन देखेंगे, नेहा को घटाव के औपचारिक एल्गोरिथम को नहीं जानते, तो एल्गोरिथम की बात ही नहीं है। सी ऑप्शन है, नेहा घटाव के प्रश्न को हल करने में योग की अवधारणा अनावश्यक रूप से मिला रहे, तो ये भी कोई चीज़ नहीं है। बच्चा कर तो रहा है, चाहे वो जोड़ में घटाने की बात करे या घटाने में जोड़ने की बात करे, उसको क्या है, उसकी खुद की विधि तो उसकी यूज़ हो रही है, खुद का उसका माइंड तो यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी भी इसमें गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है इसमें वही ज़्यादा अच्छा है।
तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो विधि है वो दर्शा रहा है कि नेहा अपने व्यक्तिगत एल्गोरिथम को विकसित करने में योग और घटाव दोनों की वैचारिक समझ का उपयोग कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव गणित की कक्षा होती है उसकी विशेषता कौन सी है। कि ऑप्शन दे रखा है, बच्चे श्यामपट्ट से नकल करते हैं तो नहीं, बच्चे तुकबंदी में पहाड़ों को दोहराते हैं तो ये भी नहीं, सी ऑप्शन बच्चे सार्थक गतिविधियों में संलग्न है, बिल्कुल सही। दिए गए प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया शिक्षक समझाएंगे, तो शिक्षक समझाएंगे तब बच्चा समझेगा, तो वो सार्थक गतिविधि नहीं होगी। तो ऑप्शन जो सी हमारा होगा वो हमारा राइट हो जाएगा, बच्चे सार्थक गतिविधियों में संलग्न हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। इन क्लास 3 के बच्चे हैं, उनके अंदर समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देना है, तो कौन सी विधि इसमें सबसे ज़्यादा उत्तम है। ऑप्शन ए दे रखा है, वर्ग पहेली में सभी प्रमुख शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या आदि के लिए संकेत दिए होते हैं, नहीं संकेतों की बात नहीं करेंगे। बी ऑप्शन एक गतिविधि जिसमें समूह में कार्य करने वाले 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों की खोज करने वाले छात्र शामिल हैं, ये हो सकता है, देखते हैं आगे अगर इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए। सी ऑप्शन है, संख्या और संक्रियाओं पर एक अंतर कक्षा प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे, तो प्रश्नोत्तरी नहीं आयोजित करेंगे। और डी ऑप्शन है, औपचारिक एल्गोरिथम का उपयोग ही नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही इसमें सही हो जाएगा कि वो क्लास में एक गतिविधि करवाएगी बच्चों को जिसमें समूह में बच्चे काम करेंगे और अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों की खोज आपस में मिल के करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन होगा वो इसमें सही हो जाएगा। जो हमारी समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमता होगी बच्चे में, वो इस तरीके से डेवलप हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे गणितीय प्रश्न की वांछनीय विशेषता है। ऑप्शन ए दे रखा है, अच्छे गणितीय प्रश्न की वांछनीय विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है, किसी तथ्य या प्रक्रिया को याद करने या दोहराने से अधिक प्रश्न को दोहराने की आवश्यकता होती है, तो याद करना ही नेगेटिव होता है, दोहराना भी नेगेटिव होता है, ड्रिल अभ्यास। बी ऑप्शन है, प्रश्न हमेशा क्लोज एंड होना चाहिए, तो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है वो भी नेगेटिव होता है, ओपन एंडेड प्रश्न अच्छा होता है। प्रश्न सभी प्रासंगिक स्थितियों से रहित होना चाहिए, तो स्थितियों से रहित कैसे हो सकता है, रहित होगा तो ये भी तो नेगेटिव हो गया, प्रासंगिक स्थितियों से जुड़ा हुआ होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन बचा है, प्रश्न वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, तो पाठ्यपुस्तक में दिया गया है तो ये बात तो सही हो सकती है। हमारा डी जो ऑप्शन होगा वही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रासंगिक स्थितियों से रहित नहीं होना चाहिए। अगर रहित ऑप्शन यहाँ पे रहित नहीं दिया होता, प्रासंगिक स्थितियों में होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। तो हमारा जो इसमें डी ऑप्शन है यही सही लग रहा है कि प्रश्न वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। और बी ऑप्शन हमारा दे रखा है, प्रश्न हमारा क्लोज एंड बंद मुख होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के लिए छात्रों का नोटबुक या मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन दे रखा है, किसी तथ्य या प्रक्रिया को याद करने या दोहराने से अधिक प्रश्न को दोहराने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं, वह निम्नलिखित ज्यामितीय तर्क के अनुसार वे किस स्तर पर हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहे हैं, यानी कि जो उनके आकार है जो आकृतियों का, यानी कि कोई गोला है या कोई ये है वर्ग है या कोई आयत है, तो बच्चे विकसित कर पा रहे हैं कि ये हमारा गोला है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है। तो बच्चे किस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो बच्चे जो कौन से लेवल पे हैं, बच्चे हमारे विश्लेषण स्तर पर पहुंच गए हैं, यानी कि सेकंड लेवल है हमारा। फर्स्ट लेवल जो होता है वो हमारा होता है विजुअलाइजेशन वाला, यानी मानसिक चित्रण स्तर, और जो हमारा सेकंड होता है विश्लेषण स्तर, यानी कि बच्चे विश्लेषण कर पा रहे हैं कि हमारा गोला है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है। तो हमारा ये जो लेवल होगा बच्चों का वो विश्लेषण स्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक विद्यार्थी योग के प्रश्नों को निम्न प्रकार से हल करता है, 253 + 138 को ऐड करेगा बच्चा, तो 8 3 11 कर दिया है और 5 3 8 कर दिया है, 2 1 3 कर दिया है, यानी कि उसने जो हमारी ऊपर दहाई जाती है उसको नहीं लगाया है, पूरा ऐड कर दिया है।
तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के लिए सही उपचारात्मक तकनीक को दर्शाता है। अगर बच्चा ऐसे हल कर रहा है तो बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो उपचारात्मक शिक्षण के लिए बेटर है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, एक ही प्रश्न को कई बार दोहराना। तो प्रश्नों को दोहराने से अच्छा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी को सही होता है। अगर बच्चे को उत्तर ही बता देंगे तो बच्चा खुद से करेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। सी ब्लॉक है, डाइंस ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को मजबूत करना। ये बिल्कुल सही है, बच्चों को हम डाइंस ब्लॉक का उपयोग करके सिखाएंगे। डाइंस ब्लॉक आपको पता होगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे ये ऐसे ब्लॉक केस बने होते हैं। इससे बच्चे को समझ आएगा, डाइंस ब्लॉक की अवधारणा जो होगी बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये बच्चे के लिए कॉन्क्रीट मटेरियल होगा बच्चों को समझने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइंस ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को बच्चे के अंदर मजबूत करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक प्राथमिक गणित अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक रूलर यानी स्केल निकालने को कहा, क्योंकि वह लंबाई मापन का विषय पढ़ाने जा रहे थे। इस शब्द को सुनने के बाद विद्यार्थी भ्रमित हो गए कि वे राजा या रानी को कैसे निकाल सकते हैं। तो गणित के शिक्षकों को प्रायः कक्षा में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। शब्दावली में अस्पष्टता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि रूलर शब्द एक उदाहरण है। तो रूलर आप लोगों को पता होगा, जो बहुत ज़्यादा इतिहास में हम लोग जाएंगे तो इतिहास में जो हमारे राजा रानीज होते थे उनको हम लोग रूलर के नाम से जानते थे। तो और ये है कि हमारी जो स्केल होती है, पटरी जिसको बोलते हैं, उसको भी रूलर कहा जाता है। तो टीचर ने तो पटरी निकालने के लिए कहा, क्योंकि वो लंबाई का मापन पढ़ाने जा रहा था। बट बच्चों को भ्रम हो गया कि रूलर राजा और रानी होते थे, तो वो राजा रानी को अपने बैग से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं, जो ये रूलर वर्ड है, ये किस तरीके का वर्ड है। तो जो रूलर वर्ड होगा वो हमारा समनाम शब्द होगा। कैसा वर्ड होगा, समनाम शब्द। यानी कि रूलर के दो अर्थ निकलने हैं। यानी कि एक रूलर का मतलब है राजा या रानी, जो शासक होता है, जो रूल करने वाला होता है किसी भी मतलब राज्य को। और एक जो हमारा रूलर है उसका मतलब है हमारी पटरी या स्केल। तो जो रूलर शब्द है ये हमारा समनाम शब्द है। ठीक है, एक ही जैसे दो वर्ड हैं, उनका बस अर्थ चेंज है। तो नाम तो सेम है बट अर्थ चेंज है, इसलिए जो वर्ड बोला जाएगा उसको समनाम वर्ड बोला जाएगा। यानी कि जो रूलर वर्ड है वो हमारा समनाम वर्ड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किन दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न अब आप बताइए, जो कोई भी दो संख्याएं ले लेंगे अगर हम, और उनका हमें भागफल 4 निकालना है, तो एक ऐसा प्रश्न है ये हमारा। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं कि अगर हमें भागफल 4 प्राप्त करना है तो हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 चक्कू 8, तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमने 24 ले लिया, 24 को 6 से डिवाइड कर दिया, 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौक 24 ये आ जाएगा। 8 ले लिया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। 36 ले लेंगे, उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख लेंगे जहाँ पे भी ओपन एंडेड दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, अधिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास कर रहे हैं, नहीं। ओपन एंडेड होने के चलते भिन्न सोच को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही हमारा सही हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ओपन एंडेड है। इससे बच्चों में भिन्न सोच को बढ़ावा मिलेगा। आगे के हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। सभी के लिए गणित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दूरदर्शी कथनों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दृष्टि कथन का सबसे उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो गणित है वो सभी के लिए समान है। एनसीएफ में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, बताया गया है कि एनसीएफ में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो गणित नहीं पढ़ सकता है। यानी कोई भी बच्चा गणित पढ़ सकता है, सक्षम है गणित को पढ़ने में। तो इसके लिए जो है हमको देखना है कि हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हमारा दिया है, गणित शिक्षण तथा अधिगम लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को गणित नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को गृह विज्ञान ही पढ़नी चाहिए, कला ही पढ़नी चाहिए, सिर्फ लड़कों को गणित पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि गणित शिक्षण जो है वो अधिगम, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। आगे देखेंगे, गणित शिक्षण अधिगम लैंगिक जातीय क्षमता आधारित भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है कि लैंगिक जो जाति क्षमता आधारित भेदभाव होता है उससे मुक्त होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थी को गणित की पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये उसमें नहीं लिखा है। गणित को 12वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी सही ही बात है, पर हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा एक ऑप्शन क्या पूछ रहा है। दूरदर्शी कथनों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दृष्टि का सबसे उपयुक्त रूप से तो सबसे उपयुक्त इसमें आंसर पूछ रहा है। तो जो हमारा सबसे उपयुक्त क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि जो गणित है उसको लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो हमारा 2 ऑप्शन और भी सही हैं, बट
ऑप्शन जो ए है हमारा वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने गणित की पेडागोजी के 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।